हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। चल रही है बेहतरीन पढ़ाई। तो जनवरी 25 अटेम्प्ट वालों के लिए जीएसटी में कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। वैसे तो मैंने क्लास में सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बता रखी है, पर कुछ क्लैरिफिकेशंस ऐसे हैं जो और अच्छे से सर अगर आप हाईलाइट करके बता दोगे तो होगा क्या, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ गया तो सीधे क्लिक हो जाएगा कि अच्छा है तो अमेंडमेंट वाले हमने पीडीएफ के अंदर पढ़ा था। तो फटाफट हम लोग कुछ अमेंडमेंट्स हैं सर, ये तो 45 पेजेस के अमेंडमेंट है आईसीएआई की वेबसाइट पे, तो उसको बहुत फटाफट निपटा देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। बहुत माइनर माइनर चीज़ें जिस पे अपने को डिस्कशन करना बाकी है। तो ये आपको आईसीआई बीओएस की अमेंडमेंट वाली आप अगर क्लिक करेंगे अमेंडमेंट वाले बॉक्स के अंदर तो यू विल फाइंड आउट दिस पीडीएफ, एंड दिस पीडीएफ इज फॉर इंटरमीडिएट जीएसटी अमेंडमेंट दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स। तो क्या है अमेंडमेंट्स, आप पहले मैं स्टार्ट सबसे पहले आईसीआई ने बताया कब कब अमेंडमेंट्स कहाँ के लागू होंगे एंड ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सप्लाई चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट या क्लैरिफिकेशन ही हम लोग ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ चुके कि जो हम एक्शनेबल क्लेम्स में लॉटरी, गैम्बलिंग और बेटिंग पे टैक्स लगाते थे, जो कि हमने पढ़ा था शेड्यूल 3 के अंदर नहीं आता है और इनके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसी में एक नाम और ऐड कर दिया था एंड दैट नेम वाज ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनो एंड हॉर्स रेसिंग। वो भी टैक्सेबल हैं और उनके ऊपर भी जीएसटी लगता है और हायर रेट ऑफ जीएसटी लगता है। तो जो बेटिंग था उसके साथ कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग भी इंक्लूड हो जाता है और उसके ऊपर एक अच्छा खासा बैटल गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच में चल भी रहा था। मैंने क्लास में डेल्टा कॉर्प वाला एग्जाम्पल भी आपको लिया था कि द केस इज इन ट्रायल एंड दे आर फाइटिंग इन सुप्रीम कोर्ट, मे बी इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑन ऑनलाइन गेमिंग एज वेल एज द casinos. And the question is regarding rate of GST, that what should be the value of GST and value for the purpose of GST. तो हम लोगों ने इसको लेके पढ़ा था कि ऑनलाइन गेमिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, या ऑनलाइन मनी गेमिंग हो गया, कसिनोज हो गए, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी हो गया, ये सब ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स है जिसको सप्लाई भी मानते हैं और इन सब के ऊपर जीएसटी भी लगता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो 2 पेज के अंदर आपको, मतलब 4 पेज तो यही हो गए। अब अगला जो छोटा सा क्लैरिफिकेशन, ये भी मैंने क्लास में आपको बता दिया था, अगर आप सिनेमा हॉल के अंदर रेस्टोरेंट भी है तो वेदर दैट सिनेमा हॉल विल बी कंसिडर्ड एज मीन्स द रेस्टोरेंट विच इज इन द सिनेमा हॉल इज कंसिडर्ड एज अ मूवी टिकट और मल्टीप्लेक्स सर्विसेज और एज ए रेस्टोरेंट सर्विसेज। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हो और वहाँ जाके आप पॉपकॉर्न बाय कर रहे हो, वहाँ जाके आप कोल्ड ड्रिंक बाय कर रहे हो, तो पहले तो देखना है क्या ये मल्टीप्लेक्स से इंडिपेंडेंट सप्लाई है क्या मल्टीप्लेक्स के साथ कॉम्बो में आपको ये कोल्ड ड्रिंक या पॉपकॉर्न मिला है कि आप लोगों ने वहाँ जाके अलग से बाय किए। सर इट्स इंडिपेंडेंट सप्लाई, इट हैज़ नो कनेक्शन विथ मल्टीप्लेक्सेस, क्योंकि वो लोग जो टिकट सेल करते हैं तो दे गिव यू एन ऑप्शन कि यू वांट टू बाय पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक विद दैट टिकट, बट इट्स नॉट ए कॉम्बो दैट आपको ये खरीदना है तो ये आपको अपने आप बाय डिफॉल्ट मिलेगा। ये होता है जहाँ पे गोल्ड क्लास होता है तो वहाँ पे वो लोग फ्री पॉपकॉर्न्स और फ्री स्टफ देते हैं। 2 पॉइंट है, अगर इंडिपेंडेंट सप्लाई है ये पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक एंड एवरीथिंग तो फिर इसको रेस्टोरेंट मानना पड़ेगा। मल्टीप्लेक्स का ऊपर मल्टीप्लेक्स का रेट लगेगा और रेस्टोरेंट के ऊपर रेस्टोरेंट का रेट लगेगा। अगर आप कॉम्बो में दे रहे हो तो फिर ये कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई तो आप ही बता दो प्रिंसिपल क्या हुआ। मूवी देखने आए थे सब, मूवी प्रिंसिपल हुआ ना। खाने आते तो हम मल्टीप्लेक्स के अंदर क्यों जाते हैं, हम ऑफकोर्स किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते। तो इट्स ए कॉम्बो एंड इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट सप्लाई, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कंपोजिट सप्लाई। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। कॉम्बो नहीं है तो इसका मतलब दे आर नॉट इन कंजंक्शन विथ ईच अदर। इफ दे आर नॉट इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इट मीन्स इट इज़ वेरी सिंपल दैट देयर आर 2 सेपरेट सप्लाईज। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने इस पूरे क्लैरिफिकेशन के अंदर लिखी हुई है। अब एक और क्लैरिफिकेशन इन्होंने ऐड किया है, ये कुछ नया है जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस नहीं किया, बट इट इज़ वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन। दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ इशूज़ जिसके अंदर उन्होंने किस बारे में बात करी है, सर बेचने के बाद जो वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट की सर्विसेज होती है उसमें कहाँ कहाँ सप्लाई होगा, कहाँ कहाँ सप्लाई नहीं होगा, कैसे सप्लाई होगा, कैसे सप्लाई नहीं होगा, वो अपने को इस केस में समझना है। सो द वेरी फर्स्ट केसेस, देर आर केसेस, फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं हम लोग, इशू नंबर 1। इशू नंबर 1 है, देर आर केसेस वेयर द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफर्स वारंटी फॉर द गुड सप्लाइड बाय हिम टू द कस्टमर एंड प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट्स टू द कस्टमर ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड विदाउट सेपरेटली चार्जिंग एनी कंसिडरेशन। आप मुझे सबसे पहले बेसिक सी बात बताओ, आपने फ्री वारंटी ले ली, बाद में जाके आपका मोबाइल ख़राब हो गया और कंपनी ने आपको फ्री में उसको स्क्रीन रिप्लेस करके दिया, सर्विस करके दी। कॉमन सेंस लगाओ, क्या कस्टमर से पैसे लिए? नहीं लिए। तो मुझे बताओ क्या वो सप्लाई होगा, एक्स्ट्रा सप्लाई होगा? प्रैक्टिकली सोचो, एक बंदा जब 60,000 रुपये का फ़ोन बेच रहा है
और 1 साल की वारंटी उसमें इंक्लूड कर रहा है, तो बताओ 60,000 में उस वारंटी की कॉस्ट को उसने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है कि नहीं कर लिया है? सर ऑफ कोर्स सर, हमने कॉस्टिंग में भी पढ़ा था कि तेल तो तिल्ली में से निकलेगा। तो अगर वारंटी फ्री दी है तो फ्री नहीं होती, कुछ भी फ्री भी नहीं होता है कंपनी के अंदर, हर चीज़ वो आपसे कॉस्ट में चार्ज कर लेते हैं। तो क्लैरिफिकेशन यही आया कि जो ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स थी उसके अंदर ऑफ कोर्स इसकी रिप्लेसमेंट और रिपेयर की कॉस्ट ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो आपने उसके ऊपर ऑलरेडी जीएसटी भर दिया है और आपने बाद में कोई एडिशनल कंसिडरेशन लिया भी नहीं है, तो इसके ऊपर और जीएसटी वापस से नहीं लगेगा। आप किसी भी एप्पल स्टोर या सैमसंग के स्टोर में जाके स्क्रीन फ्री में रिप्लेस करवा लीजिए, दे विल नॉट गिव यू एनी इनवॉइस और एनी एडिशनल अमाउंट दे विल चार्ज फॉर द जीएसटी। पर हाँ, अगर मान लो आप वो बोल रहे कि नहीं हम आपसे 2,000 रुपये तो लेंगे ही लेंगे साहब, फ्री में भी करके देंगे, लेकिन 2,000 का तो आपको एक सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, तो फिर उस 2,000 रुपये के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो ये तो पहली शर्त है सर, कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं दिए तो सप्लाई कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में वारंटी रिप्लेसमेंट में कोई चीज़ रिप्लेस करके दी है तो उसके ऊपर तो जीएसटी लग रही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने उसके ऊपर कुछ भी एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज कर लिया है तब डेफिनेटली उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है वेदर द जीएसटी वुड बी पेएबल ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर्स एंड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर एट द पार्ट ऑफ वारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। अगेन डिस्ट्रीब्यूटर ने पार्ट रिप्लेस करके दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या कंसिडरेशन था? सर नहीं था। अगेन वही सवाल आता है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सवाल नहीं उठता है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तीसरा इशू है इन दी अबव सिनेरियो वेदर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स टू कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ वारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर, वेदर सेम आई थिंक। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ आती है, 4 अलग अलग इंस्टेंसेस क्या थे, एक बार पढ़ लेते हैं। There may be a case where the distributor replaces the parts to the customer under warranty either by using his own stock or by purchasing from a third party. Charges the consideration for the parts so replaced from the manufacturer by issuing a tax invoice for the said supply made by, in such case, GST would be payable by the distributor on the said supply by him to the manufacturer. सर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ये बोलता है कि सर जो भी पार्ट्स का पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा और उसके लिए मैं कंपनी से आपको पार्ट्स बुलवा के दूंगा। तो क्या मैन्युफैक्चरर इसके लिए पैसा चार्ज कर रहा है उस डिस्ट्रीब्यूटर से? ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से लेके आगे कस्टमर को दे रहा है, तो अगर मैन्युफैक्चरर से लेके आगे कस्टमर को दे रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है, इसका मतलब इस केस में उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब उस पार्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी को आगे कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। There may be cases where the distributor raises a requisition to the manufacturer to be replaced by under warranty and the manufacturer then provide the said part to the distributor for the purpose of such replacement to the customer as a part of warranty. मेरे पास एक चीज़ रिपेयर होने के लिए आई और मैंने रिक्विजिशन रेज कर दिया मैन्युफैक्चरर को कि सर इसके लिए पार्ट लगेगा, आप ये पार्ट मुझे भेज दो, और कंपनी ने वो पार्ट बिना कोई कंसिडरेशन चार्ज किए आपको भेज दिया। आप ही बता दो, क्या डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई सप्लाई हुई? नहीं सर। क्या डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के बीच में कोई सप्लाई हुई? नहीं सर, क्योंकि कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो अगेन इसके ऊपर भी जीएसटी पेएबल नहीं होगा। तीसरा, देयर मे बी केस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस द पार्ट्स टू द कस्टमर अंडर वारंटी आउट ऑफ द सप्लाई ऑलरेडी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड द मैन्युफैक्चरर इशूज ए क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट्स। ओके, सिंपल है, मैन्युफैक्चरर ने एडवांस में डिस्ट्रीब्यूटर के पास पार्ट्स भेजे हुए थे कि भाई तू ये पार्ट्स रख ले, और उतने अमाउंट से ड्यू कर दिया। अगर ये पार्ट तेरे पास रहेंगे तब तक हम मानेंगे कि हम, मतलब मैंने 10 लाख रुपए के पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ भेज दिए, तो उसके लेजर में मैंने 10 लाख रुपए ड्यू दिखा दिया कि इस आदमी ने 10 लाख रुपए के पार्ट्स मेरे रखे हुए हैं, मेरा स्टॉक वहाँ पड़ा है। लेकिन यही डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो पार्ट्स यूज़ कर लेता है, मतलब ये पार्ट्स आगे कस्टमर को फ्री सर्विस देने में यूज़ कर लेता है, तो उतने से डिस्ट्रीब्यूटर क्या, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसको क्रेडिट नोट इशू करता जाता है कि भैया इतना मैं माइनस करता जा रहा हूँ। तो ऑफकोर्स आपका अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है सब कुछ, तो इस केस में सप्लाई तो हो गई नहीं, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर इसमें टैक्स लाइबिलिटी थी तो जितना जितना ड्यू किया था तब उसके ऊपर टैक्स भर दिया गया होगा, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई मैन्युफैक्चरर अपनी क्या करेगा, सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट करता जाएगा। तो करेगा क्या, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है तब तो इसके ऊपर ना मैन्युफैक्चरर पे टैक्स लगेगा, ना डिस्ट्रीब्यूटर पे टैक्स लगेगा, ना कोई टैक्स उस पर लगेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मेरा स्टॉक आपके यहाँ पड़ा हुआ है और उस स्टॉक से आप फ्री सर्विस दे दीजिएगा, और अगर ये पैसे वाली सर्विस होगी तो जैसे उसके ऊपर जीएसटी लगता है वैसा जीएसटी ऑलरेडी लगता रहेगा। केस इसको आगे जाके और भी अच्छे समझाया है, डी केस में और अच्छे समझ में आ जाएगा। There may be case where the distributor replaces the goods and its part of the customer under warranty by using his stock and then raises a requisition to the manufacturer for the goods
as the case may be. The manufacturer then provide the said goods or part as the case may be to the distributor through a delivery challan without separately charging any consideration. सर मैंने पार्ट्स भेज दिए और डिलीवरी चालान के साथ पार्ट सामने वाले को भेज दिए, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? सर अलग से कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं किया है तो ऑफकोर्स इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगला आता है where the distributor provide repair service in addition to the replacement of part। ठीक है सर, पार्ट तो कंपनी भेज रही है, मैंने वो लगा दिया, लेकिन कार्स में ऐसा होता है, जैसे कार मैन्युफैक्चर है, जैसे इंदौर में मान लीजिए ओशन मोटर्स है, आप उसके पास मारुति की गाड़ी लेके गए और वारंटी के अंदर थी, तो पार्ट्स तो मारुति ने ओशन मोटर्स को दे रखे थे, वो उन्होंने फ्री में आपकी गाड़ी में लगा दिए, लेकिन जो रिपेयर का लेबर लगा वो ओशन मोटर्स ने अभी अपनी जेब से भुगत रखा है, क्योंकि ओशन मोटर्स ने मारुति से अभी तक वो लेबर लिया नहीं है और कस्टमर से भी वो लेबर नहीं लिया है। अब बताओ क्या करेगी? सर ये पैसा लेना किससे है? सर कस्टमर तो नहीं देगा, कस्टमर तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चाहता है, लेकिन ये पैसा कौन देगा? सर कंपनी मारुति डिस्ट्रीब्यूटर को देगी। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर मारुति को टैक्स इनवॉइस रेज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज। मैं बोलूँगा सर पार्ट्स तो आपने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, ठीक है, लेकिन जो मेरा लेबर लगा वो तो मैंने इंदौर की शोरूम वाली लेबर से ही करवाया, तो उसका पैसा कौन देगा? तो मारुति बोलती सर जो भी पैसा हो उसके लिए या तो आप हमको इनवॉइस रेज कर देना या फिर आपके लेजर में डेबिट नोट इशू कर देंगे, तो सब क्या होगा, उतने अमाउंट से आप हमको डेबिट कर देना, तो हमारा आपका जो लेना देना है उतना से कम हो जाएगा। तो क्या करेगी यहाँ पे, ओशन मोटर्स मारुति के नाम पे टैक्स इनवॉइस इशू करेगी कि भैया हमने आपकी गाड़ियों का फ्री सर्विस कस्टमर को करके दिया है, जिसका रिपेयर का पैसा आप लोग हमको देने वाले हैं। तो यहाँ पे जीएसटी ओशन मोटर्स मारुति से लेगा और मारुति को जीएसटी इनवॉइस देगा। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग केस बनता है, ये जनरली कार्स में होता है। समटाइम कंपनी प्रोवाइड्स ऑफर्स टू एक्सटेंडेड वारंटी टू द कस्टमर। हम एप्पल पे जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, वो बोलते हैं आप 1 साल का एप्पल केयर प्लस और ले लो तो आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी या एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। तो अगर आपने प्रोडक्ट खरीदते समय एक्सटेंडेड वारंटी ली है तो ऑफकोर्स वो तो प्रोडक्ट की कंपोजिट सप्लाई का पार्ट हो जाएगा और जो भी एक्सटेंडेड वारंटी अमाउंट भी होगा फुल अमाउंट के ऊपर जीएसटी लग जाएगा पूरे पे कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि प्रिंसिपल कौन है? मोबाइल फोन प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आपने इंडिपेंडेंटली अलग से एक्सटेंडेड वारंटी ली है तो फिर वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई होगी और उसके ऊपर अलग से फिर जीएसटी लगेगा। ऑफकोर्स एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा तो दिया ही होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता कंसिडरेशन पेएबल ना हो, कंसिडरेशन तो दिया ही होगा। तो कंसिडरेशन अगर कस्टमर ने पे किया है तो जीएसटी तो लगना है, पर व्हाट शुड बी द रेट ऑफ जीएसटी? इट डिपेंड्स ऑन वो कस्टमर ने गुड्स के साथ एक्सटेंडेड वारंटी ली है कि अलग से ली है। अगर गुड्स के साथ ही खरीदते समय एक्सटेंडेड वारंटी ले ली तब तो एक कंपोजिट सप्लाई हो गया, पूरे पे जीएसटी एक ही रेट से लग जाएगा। लेकिन अगर बाद में जाके एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस लेता है, अलग से इंडिपेंडेंटली बाय करता है, तो फिर उसके ऊपर एज ए एक्सटेंडेड वारंटी सर्विस इंडिपेंडेंट मानी जाएगी और जो भी उसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी होगा वो रेट ऑफ जीएसटी लगेगा। एक और इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन आया है, बहुत ईजी है मेरे हिसाब से, इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्लैरिफिकेशन ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन ए सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी। The issue which arose for the consideration is whether the holding of share in a subsidiary company by the holding company will be treated as supply of service and whether same will attract GST or not। वैसे तो हमको ऐसा लगता है कि होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स रख रखे सब्सिडरी कंपनी के, उसमें सर्विस क्या दी? सर्विस तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली देर आर सम सिक्योरिटी रेगुलेशंस, कुछ सेबी के रेगुलेशंस हैं कि कंपनी को ये शेयर्स जो है ये होल्ड करके रखने पड़ेंगे और देर आर लॉट ऑफ सेबी रेगुलेशंस। और वो सेबी रेगुलेशन कुछ ऐसा है, द सर्विस प्रोवाइड बाय द होल्डिंग कंपनी एंड एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ ओनिंग ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उनका मानना है कि हम आपकी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेंटेन करते हैं, इसका मतलब हम आपको एक सर्विस दे रहे हैं। ऐसा एक क्लैरिफिकेशन इसको लेके आया है। मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, चलो मैंने आपकी भलाई के लिए, ताकि आपकी कंपनी का कंट्रोल लूज ना हो, आपकी 51% शेयर मेरे पास है, मैं तहे दिल से बेचना चाहता हूँ शेयर, लेकिन फिर भी नहीं बेचूंगा क्योंकि मैं आपके कंट्रोल खत्म नहीं करना चाहता। चलो मैंने आपको सर्विस दी, पर सर्विस दी क्या है वो तो देखो, शेयर्स होल्ड करने की सर्विस दी, शेयर्स होल्ड करने की सर्विस दी। शेयर्स एक्चुअली ना गुड्स होते हैं ना सर्विस होती है, और जब शेयर्स गुड्स और सर्विस ही नहीं होते हैं तो उसको होल्ड करना भी कोई सर्विस माना नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो शेयर्स मैं होल्ड कर रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट एट ऑल ए सर्विस बिकॉज देर इज नो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट मीन्स यहाँ पे इसे बिल्कुल भी सप्लाई माना नहीं जाएगा। सर ये सर्कुलर क्यों ही आया? ऑफकोर्स ये सर्विस है ही नहीं सर, हम तो कभी सोच के भी नहीं चले थे कि एक आदमी ने शेयर्स रख रखे हैं किसी और कंपनी में ताकि उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेंटेन रहे। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं उसको कोई सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरा ही फ़ायदा है इसमें कि मैं भैया उस कंपनी पे कंट्रोल रखना चाहता हूँ,
वो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा। तो मैं उसमें कोई सर्विस थोड़ी दे रहा हूँ। आज मैं जाके अंबानी जी को थोड़ी बोल सकता हूँ कि देखो मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स ले रखे, देखो मैं तुमको सर्विस दे रहा हूँ। अरे काय की सर्विस दे रहा है भाई? तूने जो शेयर्स रखे वो तेरे ही कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए रखे ना। तो ये कहीं से कहीं तक सप्लाई नहीं है, इस पर जीएसटी सप्लाई सवाल ही नहीं उठता कि इसके ऊपर जीएसटी लागू होगा। पहली बात तो शेयर्स आपके सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शन से ही बाहर हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना, सिक्योरिटीज़ को खरीदना, सिक्योरिटीज़ को बेचना कोई सर्विस नहीं होती। वो हमने ऑलरेडी सर्विस की डेफिनेशन के अंदर पढ़ लिया था। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे वापस क्लैरिफिकेशन में लिख दी। लो साहब 45 पेजेस में 10 पेजेस तो ऐसे खट 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 कर मैंने पढ़ा दिए। इसका मतलब कोई अमेंडमेंट सर बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं नहीं। आगे देखिए अगला अमेंडमेंट, टैक्सेस ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इन पर्सनल कैपेसिटी सच एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द कंपनी नॉट पेएबल अंडर आरसीएम। सिंपल बात है, डायरेक्टर और कंपनी के बीच में जो सर्विसेज होती है उस पर तो आरसीएम लगता है, सबको पता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो होल टाइम डायरेक्टर है वहाँ तो सप्लाई ही नहीं है। लेकिन डायरेक्टर ने और भी सर्विस कंपनी को दी है, न केवल एज ए डायरेक्टर। उनके पास एक प्रॉपर्टी है, वो भी कंपनी ने एज ए लीज पे ले ली। तो मुझे बताओ क्या वो डायरेक्टर कैपेसिटी में था क्या? नहीं सर, डायरेक्टर कैपेसिटी में तो सिर्फ डायरेक्टरशिप सर्विसेज दे रहा है। तो इसके अलावा और कोई सर्विसेज अगर डायरेक्टर दे रहा है तो वो तो एक अलग तरह का पर्सन माना जाएगा ना। और वहाँ पे आरसीएम क्यों लगेगा? हमने पढ़ा है डायरेक्टर जो कंपनी को सर्विसेज देता है उस पर आरसीएम लगता है। तो ऑफकोर्स इट शुड बी इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ओनली ना। अगर वो बंदा रेंटिंग कर रहा है या कुछ और तरीके से पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो आरसीएम में ट्रैक क्यों होगी? तो यही बात उन्होंने क्लैरिफिकेशन में लिखी है कि आरसीएम में सिर्फ डायरेक्टरशिप वाली सर्विसेज होगी। अगर वही डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी भी कंपनी को किराए पे देता है तो वो चीज़ आरसीएम में अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अगला हमने ये आरसीएम वाले नोटिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इसमें कुछ भी मेरा ये जो रेड में इंडियन रेलवे लिखा है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि रेलवे पे आरसीएम नहीं लगता है। ये हमने गवर्नमेंट वाली सर्विसेज में लिखा था। ट्रांसपोर्टेशन में आरसीएम इंडियन रेलवेज पे कहीं भी नहीं है, ये हमने एग्जामिशन में ऑलरेडी लिख रखा है। उन्होंने यहाँ पे कहीं लिखना छूट गया था तो उन्होंने अलग से लिख दिया, पर अपन ऑलरेडी कवर कर चुके कि इंडियन रेलवे जो भी सर्विसेज देता है पैसेंजर्स को या गुड्स की सर्विसेज देता है उसमें आरसीएम है ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी उन्होंने हटा दी। एक्सेप्शन में थे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे भी आरसीएम नहीं लगता है, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। नया आया है ये पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक छोटी सी लाइन ऐड कर दी गई है, वो एक छोटा सा वर्ड आप लोगों को याद रखना है। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था टैक्सी और ओमनी बस की सर्विसेज पे आरसीएम लगता है अगर वो ई कॉमर्स के थ्रू जा रहा है, तो पढ़ा था बिल्कुल। अब मैंने साथ में क्यों पढ़ाया था? क्योंकि हमने बोला था कि अगर टैक्सी और ओमनी बस की सर्विसेज कोई भी ई कॉमर्स के थ्रू दे रहा है तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आरसीएम है। ये भी नहीं देखते कि सप्लायर कौन है। इफ नहीं था, होटल और हाउस कीपिंग में इफ था, लेकिन टैक्सी और फूड सर्विसेज में इफ नहीं था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें एक छोटा सा चेंज है। चेंज क्या है? पहली बात तो आप ओला कैब और रेडियो टैक्सी को अलग कर दो और ओमनी बस को अलग कर दो। अलग कर दो मतलब सर, मतलब पहली बात हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा ओला है, एक सेकेंड मैं इसको लिख के समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ओला है तो वो ओला के थ्रू कोई भी ड्राइवर अगर सर्विसेज दे रहा है तो यहाँ पे तो 100% आरसीएम लगेगा और ओला ही इसका पूरा टैक्स भरेगी। ठीक, ये तो क्लियर है। लेकिन अब आप ओमनी बस को अलग कर दो। हमने ओमनी बस को ओला के साथ इसलिए लिख लिया था क्योंकि वहाँ पे सेम कंडीशन थी, पर अब कंडीशन बदल गई है। कंडीशन क्या बदल गई है सुनना ध्यान से। अगर कोई भी पर्सन ओमनी बस की सर्विसेज किसी ई कॉमर्स के थ्रू कस्टमर को दे रहा है तो आपको पता है ई कॉमर्स पे टैक्स लायबिलिटी सिर्फ तब आएगी जब ये बंदा कंपनी नहीं है। मतलब अगर जो बंदा बस ऑपरेटर है अगर वो कंपनी निकला, इफ आ गया यहाँ पे। होटल और हाउस कीपिंग में इफ में क्या पढ़ा था कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक नया वर्ड यूज कर दिया कि अगर कोई भी बस ऑपरेटर अपने आप को कंपनी इनकॉर्पोरेट कर चुका है, बॉडी कॉर्पोरेट बना चुका है, और अगर वो फिर ई कॉमर्स के थ्रू कोई सर्विसेज देता है तो बता दूं यहाँ पे आरसीएम अट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं होगा, ये बस ऑपरेटर ही टैक्स भरेगा। इसका मतलब चार्टेड बस या हंस ट्रैवल्स या ये बड़े बड़े जो नाम है राज रतन ट्रैवल, जिनकी हज़ारों या हंड्रेड्स ऑफ बसेस चल रही है दिन भर में, दे आर फ्रेम्ड अंडर ए स्ट्रक्चर और दे आर अंडर ए स्ट्रक्चर ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी. So now if they are providing services through Paytm or Redbus, in that case the tax is payable by the bus operator only. Yes, this is the important amendment that you need to remember. Again I am repeating, just read this particular paragraph. Services by way of transporter of passenger under a omnibus is under RCM except when the person supplying such services through e-commerce is a company.
मतलब जो बंदा ई कॉमर्स के थ्रू सर्विसेज दे रहा है, मतलब जो बस ऑपरेटर है जो ई कॉमर्स के थ्रू सर्विसेज दे रहा है, तो वो कंपनी हुई तो फिर आरसीएम अट्रैक्ट नहीं होगा, फिर उसके ऊपर एनसीएम ही लगाया जाएगा। तो लास्ट वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली लाइन आप देख लोगे तो उससे पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। दैट द टैक्स ऑन द सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन omnibus provided by a company through e-commerce is not payable by the e-commerce, it will be payable by the company itself. So this is a very important notification that you need to remember. मतलब अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कोई आया है तो ये आया है कि इसमें आप याद रखना अमेंडमेंट के अंदर कि अगर कोई कंपनी हुई तो फिर उस केस में आरसीएम अट्रैक्ट नहीं होगा गाइस। बहुत बढ़िया। प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है। वैसे तो कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी हाँ एक बार अपन पढ़ लेते हैं इसके अंदर कि एडवर्टाइजिंग को लेके कुछ अमेंडमेंट्स है। बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहे हो, मतलब फटाफट अपन कर लेंगे। एग्जामिशन वाले तो अपन सारे कर ही चुके हैं, तो हमारे 45 में से 22 पेज तो फटाफट हो जाएंगे। फटाफट अपन देखते हैं पहले पहले क्या अमेंडमेंट आया है इन दिस प्लेस ऑफ सप्लाई। चले गाइस, तो अब अपन प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स पे आ जाते हैं। हम लोग अभी तक हमारे चार्ज ऑफ जीएसटी तक के अमेंडमेंट पढ़ चुके हैं और ज़्यादा मेजर उसके अंदर अमेंडमेंट और क्लैरिफिकेशन था नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई में जो पहला अमेंडमेंट है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैं बता दूं कुछ भी नहीं बोला उन्होंने बोला है कि यार एक आदमी आपकी दुकान से सामान ले गया पर वो आदमी अनरजिस्टर्ड है और दूसरे स्टेट में जाके वो आदमी सामान बेच रहा है। मैंने क्लास में बहुत स्पेसिफिकली बताया हुआ है, नया क्लॉज नहीं है, पर वो अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेंडमेंट में एक बार कवर कर रखा है, तो जो पुराने बच्चे भी देख रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी। मैंने बताया था कि क्लास में कि अगर एक आदमी अनरजिस्टर्ड है और वो आपके यहाँ से दुकान से उठा के सामान कहीं और दूसरे स्टेट में ले जा रहा है, अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई आपका प्लेस माना जाएगा कि जहाँ वो ले जा रहा है वो प्लेस माना जाएगा? क्या उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी? बहुत ईजी है, लग वही रूल रहा है जो जनरली हम लोग मानते हैं कि अगर हमारे पास उस आदमी का एड्रेस अवेलेबल है कि वो आदमी कहाँ का है, तो जिस प्लेस का एड्रेस है वहाँ का स्टेट और वहाँ का एड्रेस ले ले। तो अगर वो आदमी बोलता है यार सर मैं बॉम्बे आया हूँ पर मैं आया इंदौर से हूँ, इंदौर माल ले जाऊँगा और वहाँ बेचूंगा, तो आपके इन्वॉइस पे उसने एड्रेस लिखवाया है कि मैं इंदौर का रहने वाला आदमी हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश मान लिया जाएगा। पर अगर उसने कोई एड्रेस नहीं बताया तो हमको वैसे भी कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ ले जाने वाला है गुड्स? तो फिर तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर को माना जाएगा। तो अगर इन्वॉइस में एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर आपका इन्वॉइस पे लिखा हुआ एड्रेस होगा और वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी दुकान से माल ओवर द काउंटर उठा के ले जा रहा है। तो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में बताई हुई है और बहुत बेसिक सी बात है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा वाला क्लॉज बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर आपने एक होर्डिंग की जगह ली, एक ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा होर्डिंग बना हुआ है, उस होर्डिंग पे आपने एडवर्टीजमेंट स्पेस लिया। अब इसके ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो याद करो, अगर आपने कोई होर्डिंग लिया है तो पहले बताओ होर्डिंग गवर्नमेंट वाला होर्डिंग का तो अलग क्लॉज लगता है, वो स्टेट वाइज बांटते हैं, उसको छोड़ देना। एक रेगुलर पर्सन है और वो होर्डिंग ले रहा है तो उस केस में क्या करते हैं बताओ? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमेशा हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानते हैं? लोकेशन ऑफ सप्लायर को मानते हैं। तो ये तो हम लोगों ने समझ रखा था कि अगर आपने कोई होर्डिंग किसी जगह की ले रखी है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उससे प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ होर्डिंग को माना जाएगा। जहाँ पे भी होर्डिंग लोकेटेड है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। पर इसमें एक और नया इशू है और वो इशू थोड़ा अलग है, ये अब सुनना जरूरी है। सेकेंड इशू, मैंने एक एडवर्टीजमेंट कंपनी को बोला कि यार मुझे इंदौर में 5 जगह होर्डिंग लगानी है, तो मेरा पूरा एक कैंपेन रन करो जिसमें आप मेरा होर्डिंग बनाने से लेके उसको एडवर्टाइज करने से लेके सब कुछ, ये 5 जगह की जगह लो और वहाँ से आप मुझे पूरी होर्डिंग लगा के दो। तो मैं एडवर्टीजमेंट कंपनी को बोल रहा हूँ ये 1 करोड़ रुपए रखो, मेरे को 5 जगह इस जगह पे 2 महीने के लिए होर्डिंग चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए फलाना ढिमका। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदौर में एक ज्वेलरी शॉप खुली ईश, जो आनंद जूल्स वाले की डॉटर ने ओपन करी। और वो जो ईश ज्वेलरी है उसने क्या किया, किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी को हायर किया होगा और बोला होगा मेरा पूरा एडवर्टीजमेंट देखो, उसमें आप मेरी शूट से लेके मॉडल्स हायर करने से लेके सोशल मीडिया से लेके बिल बोर्ड्स होर्डिंग सब आप लगाओगे और इस लोकेशन पे मुझे ये होर्डिंग चाहिए। अब उस एडवर्टीजमेंट कंपनी ने अलग अलग लोगों से टाई अप करके वो होर्डिंग्स ली होगी, या हो सकता है उनके पास वो होर्डिंग्स ऑलरेडी हो और वहाँ पे वो उस ईश ज्वेलरी का डिस्प्ले करेंगे। अब इस केस में मैं इसे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज नहीं मान पाऊंगा, क्योंकि उस कंपनी का काम सिर्फ होर्डिंग प्रोवाइड करने का नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है पूरा एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। तो क्लैरिफिकेशन यही आया कि यहाँ पे अगर आप पूरी एडवर्टीजमेंट का काम सामने वाले को दे रहे हो, जिसमें उसका काम होर्डिंग लेने से लेके उसको एडवर्टाइज करने से लेके हर चीज़ है, तो वहाँ पे इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक सर्विस नहीं मान सकते।
और इस केस में इसको एडवर्टीजमेंट सर्विसेज माना जाएगा। और एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो है उसके लिए हमारे पास अलग से कोई प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल नहीं है, मतलब इस केस में जनरल रूल अप्लाई हो जाएगा और एडवर्टीजमेंट सर्विसेज वाला जो क्लॉज है वो पूरा यहाँ पे लगा दिया जाएगा। हमने जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज अलग से पढ़ा था वो सिर्फ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए पढ़ा था, तो बाकी के लिए हमारे पास अलग से कोई रूल नहीं है, तो विल गो फॉर द जनरल रूल और उसके हिसाब से लोकेशन ऑफ रिसीवर को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये सेकंड वाला क्लॉज थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दो अलग अलग बातें, एक तो ये है कि कंपनी ने सीधे एक होर्डिंग वाले जगह वाले को बोला कि मुझे लोकेशन चाहिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होर्डिंग की जगह हो गई, लोकेशन ऑफ सप्लायर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन मैंने एक कंपनी को पूरा एजेंसी दे दी कि भैया आपको पूरी एडवर्टीजमेंट देखनी है मेरी, तब वो आदमी होर्डिंग भी लेगा, बहुत सारे काम करेगा। तो इस केस में जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है जो एडवर्टाइजिंग कर रही है, वो एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो सर्विसेज सिर्फ एडवर्टाइजिंग की दे रही है, वहाँ पे उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज माना नहीं जा सकता। तो इसलिए इस केस में उसको एडवर्टीजमेंट सर्विसेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक और छोटा सा केस है, बहुत इजी है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नया बात नहीं है, ये बात ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पर क्या होता है, डायरेक्ट अगर स्पेसिफिक इसके ऊपर ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए तो ऐसा लगता है कि एक बार पढ़ा दो तो आपको सीधे क्लिक हो जाएगा कि हाँ सर ये तो हमने अमेंडमेंट के अंदर पढ़ा था, तो आपको आंसर लिखने में और आसानी हो जाएगी। क्या पढ़ा था कि अगर कोई आदमी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर रहा है, मतलब ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहा है, उसका जो बिलिंग एड्रेस सेव्ड है उनके पास वो अलग है और डिलीवरी एड्रेस अलग है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो ई कॉमर्स कंपनी अपने बिल में क्या लिखे। अब मुझे याद रखो, मुझे ये चीज़ बताओ कि हम लोग गुड्स के केस में बात करें, सर्विसेज की बात नहीं करें, क्योंकि हमें डिलीवरी एड्रेस होगा ही नहीं, वहाँ तो बिलिंग एड्रेस डिलीवरी एड्रेस सेम ही होगा। पर गुड्स में हो सकता है बिलिंग एड्रेस अलग हो और डिलीवरी एड्रेस अलग हो। तो बिलिंग एड्रेस मैटर करता है कि डिलीवरी एड्रेस। इन केस ऑफ सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। मतलब क्या मैटर करता है, डिलीवरी एड्रेस। और वही चीज़ यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि क्लैरिफिकेशन यही है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 शेल बी द एड्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो डिलीवरी जहाँ पे हुई है वो एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ना कि बिलिंग एड्रेस। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गुड्स के केस में डिलीवरी एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है। सर्विसेज में तो वैसे भी डिलीवरी एड्रेस होगा ही नहीं, तो बिलिंग एड्रेस डिलीवरी एड्रेस सब एक ही बात हो जाएगी। लेकिन गुड्स के केस में डिलीवरी एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है, जो हमने सेक्शन 10 के अंदर पढ़ा भी है कि जहाँ पे डिलीवरी टर्मिनेट होती है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी अमेंडमेंट में बता दी थी, पर फिर भी बता दूं जो नए बच्चे उनको, इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सर्विसेज अब टैक्सेबल हो चुकी है। जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज पढ़ा था हम लोगों ने, सप्लाइड बाय इंडियन इसरो और एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन न्यू स्पेस, वो लाइन काट दी गई है। तो इसका मतलब अब ये क्लैरिफिकेशन ये बोलता है कि नहीं भैया, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज बाय इसरो स्पेस एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन ये काट दी गई। एक मिनट, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, उन्होंने सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज को नहीं काटा है। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज पे टैक्सेबिलिटी है, एग्जम्पशन है, पर जो स्पेसिफिक नाम दे रखे थे ऑर्गेनाइजेशन के वो हट चुके। मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है। पर मेरे को एक मिनट इसमें फिर एक बार रिसर्च कर लेने दो, मेरे को 2 मिनट दो, मैं एक बार इसमें चेक कर ही लेता हूँ कि ये सैटेलाइट लॉन्चिंग, क्योंकि ये मैंने अभी लाइन पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि लेटेस्ट मॉड्यूल में क्या है वो देख लेते हैं अपन, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है। हाँ, एक्चुअली सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज अब पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे मीटिंग ऑन डिसाइड जीएसटी एग्जम्पशन सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज मे बी एक्सटेंड टू सर्विसेज। ओके, यही मैं बोलना चाह रहा था, बिल्कुल सही है। पहले ऐसा लगता है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज अब टैक्सेबल हो गई, जी नहीं, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज सप्लाइड वाला वर्ड काटा है, इसका मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज प्योरली एग्जम्प्ट है। अब न केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज देता है तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो इसको लेके कंफ्यूजन था, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चे बोले थे सर ये हट गया है, पॉइंट हट गया है, पॉइंट हट गया है, मॉड्यूल में हट गया, ये हट गया है। सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज आज भी एग्जम्प्ट है, बट नॉट ओनली बाय इसरो,
कोई भी प्राइवेट कंपनी भी अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज में जाना चाहती है तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है कि आप कोई भी स्पेस स्टार्टअप ओपन करो, हम सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज पे जीएसटी एग्जाम करते हैं पूरी तरह से। तो एग्जाम्शन पूरा है, सिर्फ इसरो और न्यू स्पेस को नहीं, सबको मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको लेके मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन अभी मैंने उसको क्लियर कर लिया है, अब वो पूरी तरह से एग्जाम्ड है। इंडियन रेलवे वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसमें कोई नया पॉइंट अपने को ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने को कुछ इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। ये वाला भी मैंने क्लास में पढ़ाया था, ये पिछले वाले अमेंडमेंट में भी कवर था, पर वापस सुन लो क्योंकि लास्ट एग्जाम में आया भी था इसके ऊपर पॉइंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब हम गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विसेज दे रहे हैं। वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, इससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट अथॉरिटी को सर्विसेज देता है, जैसे आईडीए हो गया, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको अगर कोई भी पर्सन वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या सम इम्प्रूवमेंट अपग्रेडेशन की सर्विसेज देता है, कोई प्राइवेट कंपनी दे दे, कोई भी प्रोप्राइटर दे दे, कोई भी दे दे, तो उस केस में वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन और ये अमेंडमेंट पहले भी था, पिछली बार भी था, मॉड्यूल में भी था, और ये मैंने एक और बार बता दिया क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट 2023 का है। बहुत बढ़िया। अब एक और पॉइंट आता है, NHAI जो BOT मॉडल पे हाईवेज बनाती है, हम लोगों ने ये चीज़ कॉस्टिंग के अंदर भी पढ़ी हुई है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी टोल बेसिस पे या BOT मॉडल पे हाईवेज बनाती है, जिसमें NHAI क्या बोलती है कि आप पूरा रोड बनाओ भी और उसको मेंटेन भी करो, और उसके बदले में हम आपको जो टोल कलेक्शन होगा वो प्रोवाइड करेंगे। अब क्या हो गया, फास्ट ट्रैक सिस्टम हो गया, तो टोल सीधे टोल कंपनी की जेब में नहीं जाता है, पहले वो टोल NHAI की जेब में जाता है और NHAI से फिर वो टोल कंपनी तक पहुंचता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक क्लॉज डाला है कि अगर NHAI कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दे रही है किसी रोड कंपनी को कि तुम उसको रोड को बनाओ और उसको चलाओ, उसको मेंटेन करो, और उसका जो टोल कलेक्शन होगा वो हम आपको पे कर देंगे, NHAI पे करेगी। पहले NHAI के अकाउंट में जाता है पूरा पैसा, फिर NHAI वो टोल जो है वो टोल कंपनीज को पे करती है। इस सर्विसेज को हमारी टाइम ऑफ सप्लाई में कौन सी सर्विस मानी जाए? अरे यार बहुत सिंपल है, 15-15 साल के टोल चल रहे हैं, तो मुझे बताओ ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया कि नहीं हो गया? ये बात हम लोगों ने पढ़ा भी था, याद करो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के सेकंड केस में, जहाँ पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। तो हमने बोला था कि वहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई के केस में 3 केस लगते हैं, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अवेलेबल है, नहीं है, इवेंट पे डिपेंडेंट है। तो ये जो केस है 3 महीने से ज़्यादा की सर्विसेज का, तो ऑफकोर्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की तरह ही इसका टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। तो ऑफकोर्स क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा, अगर वो इवेंट हो चुका है और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आ चुका है तो वो वहाँ तक इन्वॉइस बन गया, तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इन्वॉइस विच एवर इज अर्लियर। अगर DDP तक आपका जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वहाँ तक इन्वॉइस नहीं बना, तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लगता है। तो इस केस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम रोड के कंस्ट्रक्शन को भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही मानेंगे, और उस केस में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज लग जाती है, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की तरह ही टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा। तो उन्होंने लिखा हुआ भी नीचे, आप पढ़ोगे तो इसकी पैराग्राफ में लिखा हुआ इन HAM कॉन्ट्रैक्ट्स। HAM कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली हाइब्रिड एन्यूटी मोड। हाइब्रिड एन्यूटी मोड मतलब जिसमें NHAI बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर वाला पूरा कॉन्सेप्ट चलाती है, जिसके अंदर आप बनाओगे, आप ही इसको ऑपरेट करोगे, मेंटेन करोगे, और बदले में हम आपको पैसा देते जाएंगे। फास्ट टैक्स से जो भी कलेक्शन आएगा उसका एक अमाउंट या वॉट एवर इज दी कंपनसेशन, वो कंसिडरेशन बिल्डर को मिलता रहेगा। अब इस HAM कॉन्ट्रैक्ट में द पेमेंट इज मेड स्प्रेड ओवर ए वेरी ह्यूज लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलता रहेगा, और इसीलिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी के अंदर ये आ जाएगा। तो इस केस में जो रोड बनाने वाला है उसको कंसेशनर बोलते हैं। वो बंदा कैसे इन्वॉइस इशू करेगा या कैसे उस पर टैक्स भरेगा? तो टाइम ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लगता है। कब? जब इन्वॉइस विद इन द टाइम लिमिट बन जाए। तो विद इन द टाइम लिमिट क्या होगा? जब इवेंट कंप्लीट हो गया या जो भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है उसके पहले इन्वॉइस बना दिया तो A कैटेगरी, और अगर नहीं बनाया तो B कैटेगरी। तो अल्टीमेटली क्लॉज वही है, बस ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन में रोड प्रोजेक्ट्स भी कवर हो जाते हैं। तो अगर रोड प्रोजेक्ट्स भी है तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाता है। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बता दूं, एक बड़ी अजीब सी बात है। वो क्या है? सुनना। ऑनलाइन गेमिंग या लॉटरी एक्शनेबल क्लेम्स की बात करें तो लगता वो सर्विस पोर्शन है, लेकिन आप देखोगे तो हमारी सप्लाई की डेफिनेशन में हम ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग को क्या मानते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स? तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, क्योंकि आप गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ोगे तो वहाँ पे एक्शनेबल क्लेम्स कवर्ड है, न कि सर्विसेज में। तो फिर सर हमारा अगर ऑनलाइन गेमिंग या कसिनो, ये सब
आपका अगर गुड्स है तो इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर इसके ऊपर जो क्लॉज लगेगा टैक्स भरने का वो तो लगना चाहिए जब आपने गुड्स डिस्पैच किए या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्ली है, सॉरी गुड्स डिस्पैच किए या जो डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्ली है। सर ये डेफिनेशन में गुड्स की कवर है, पर इसका नेचर आप देखोगे ना तो एक्शनेबल क्लेम का नेचर तो सर्विस वाला है। इसका मतलब इसका टाइम ऑफ सप्लाई ये नहीं होगा कि डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इसका टाइम ऑफ सप्लाई में एक्चुअली डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो है गुड्स के डेफिनेशन में, पर उसका नेचर सर्विसेज जैसा है। मतलब खास बात यह है कि जनरली हम बोलते हैं कि गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट मिलने पे टैक्स नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट होता ही नहीं है, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस ही होता है। लेकिन इन केस ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर पेमेंट आपको आ गया है तो इन केस ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स आपको उसका टैक्स तभी भरना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो लॉ में लिखा गुड्स की तरह हो पर उसका नेचर जो है ना वो गुड्स जैसा नहीं, उसका नेचर सर्विसेज जैसा है। और इसीलिए इस केस में हम लोग इसको सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट करेंगे और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर में ले जाएंगे। ऊपर हेडिंग गलत लिख दी उन्होंने, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पॉइंट ही नहीं है, ये टाइम ऑफ सप्लाई का पॉइंट है। उन्होंने गलती से इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई हेडिंग में लिख दिया, जबकि एक्चुअली पॉइंट टाइम ऑफ सप्लाई का ही है। बढ़िया। आईटीसी के अंदर जो पॉइंट आते हैं, अगेन ये पॉइंट्स वो वाले हैं जो वारंटी वाले हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे, उसी का आईटीसी का क्लैरिफिकेशन दिया है। याद करो ऊपर हमने सारे वारंटी वाले केसेस पढ़े थे, अब उसका आईटीसी का क्लैरिफिकेशन दे रखा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन है। पहला क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर वारंटी के लिए फ्री में आपको पार्ट्स दे रहा है, तो मैंने बोला था उसको सप्लाई तो मानते नहीं है, क्या उस खरीदे गए पार्ट्स पे कंपनी को आईटीसी मिलेगी क्या? जैसे एप्पल ने मान लीजिए आपको फ्री में स्क्रीन रिप्लेस करके दी, पर वो स्क्रीन एप्पल ने तो कहीं से खरीदी होगी, तो जब उन्होंने उसको सप्लाई किया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा, तो उस स्क्रीन का आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका आंसर ये है कि स्क्रीन की वैल्यू कहीं ना कहीं बताओ आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट की प्राइस में जोड़ दी गई होगी कि नहीं जोड़ दी गई होगी? इनडायरेक्टली वारंटी में लगने वाले स्पेयर पार्ट्स का पैसा आपकी प्रोडक्ट को बेचते समय आपकी प्राइस में जोड़ दिया गया होगा कि नहीं जोड़ दिया होगा? सर जोड़ दिया गया होगा। अगर जोड़ दिया होगा मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। तो ये जो मैं स्क्रीन फ्री ऑफ कॉस्ट भी सामने वाले को दे रहा हूँ, क्या इस पर एक बार टैक्स लग चुका है? सर हाँ, कहीं ना कहीं उसको सेल, जब फ़ोन को ओरिजिनली सेल किया होगा तो उसमें स्क्रीन का पैसा जोड़ के ही कंपनी ने लिया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको उसके ऊपर आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं। ये मान के कि आपने स्क्रीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी तो सप्लाई नहीं हुआ, तो आपको जो खरीदा हुआ सामान है उस पर आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। नो आईटीसी रिवर्सल इज रिक्वायर्ड। द रीजन इज कि उसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स जब ओरिजिनल प्रोडक्ट बिक रहा था तब दे चुके थे। दूसरा इशू है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट मैन्युफैक्चर का, तो डिस्ट्रीब्यूटर वुड बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी इन सच पार्ट्स और नॉट। हाँ, ये बात समझने वाली बात है। कंपनी ने तो आईटीसी ले ली, लेकिन कंपनी ने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बिलिंग करी क्या? सर अगर इसके ऊपर टैक्स लग रहा है तब तो आईटीसी रिवर्सल नहीं आएगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर को उसने सामान भेजा और डिस्ट्रीब्यूटर उसके ऊपर आईटीसी ले चुका है और बाद में जाके कंपनी उसका सारा का सारा पैसा जो ड्यू आ रहा था वो रिवर्स कर देती, ये बोल के कि तूने तो ये माल फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को लगाना था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मारुति हूँ और मैंने अपने पार्ट्स ओशियन मोटर्स इंदौर पे रख रखे, उसको बिलिंग करके दे रखे कि ये पार्ट्स तू रख। अब एक गाड़ी खराब हुई जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसने पार्ट लगा के दिए, तो पहले बताओ इसका इनवॉइस वो किसको रेस करेगा? मुझे रेस करेगा। दो बातें होगी, या तो बोलेगा सर जो पार्ट्स आपने मुझे सप्लाई किए उसका पैसा वापस कर दो, तो क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो क्या होगा उस केस में? उसके पास जो रखी हुई उस पार्ट्स की आईटीसी है वो चली जाएगी। या फिर वो वापस मारुति के नाम पे इनवॉइस रेस करेगा। अगर वो मारुति के नाम पे इनवॉइस रेस करेगा तो ऑफकोर्स उसको उसकी आईटीसी मिल जाएगी, क्योंकि मारुति वापस उसको टैक्स भरेगी, उस टैक्स का यूज वो उस आईटीसी को सेट ऑफ करने में कर सकता है। तो अगर उसने मारुति के नाम पे इनवॉइस रेस किया तो जो डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी भरना होगा उसमें उसकी आईटीसी मिल जाएगी और उसको यूज कर लेगा। लेकिन अगर उसने मारुति के नाम पे इनवॉइस नहीं रेस किया और उसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो उस केस में उसके पास जितनी भी पार्ट्स की रखा हुआ है वो आईटीसी उसको फिर रिवर्स करनी पड़ेगी। मतलब फाइनली इससे जो बात समझ में आती है ना वो ये समझ में आती है कि अगर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट पार्ट सप्लाई हुए हैं तब तो पहली बात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को तो कोई आईटीसी रिवर्स करनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली वो पैसा आपसे ले लिया है। डिस्ट्रीब्यूटर को जो माल भेजा है उस केस में क्या होगा? अगर डिस्ट्रीब्यूटर आगे वापस कंपनी को बिल रेस कर रहा है तब भी आईटीसी रिवर्सल नहीं होगी।
लेकिन हाँ, अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को ड्यू किया और बाद में उसको वापस क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास रखी हुई आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको तो फ्री में आया और फ्री में गया, तो वो उसकी आईटीसी कैसे क्लेम कर सकता है, तो उस केस में उसको आईटीसी फिर रिवर्स करनी पड़ेगी। तो ये मेन क्लैरिफिकेशन का पूरा ओवरव्यू निकल के आ रहा है। आप सारे पॉइंट भी पढ़ लोगे तो वही निकल के आएगा। सर अगर कंपनी ने एडिशनल पैसा लिया है तो उस केस में क्या होगा सर? वो तो फिर ऑफकोर्स उसके ऊपर तो आईटीसी मिलेगी, क्योंकि उस केस में तो उसको टैक्स भी पूरा का पूरा लग ही रहा है। तो वो पूरी की पूरी बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और ये क्लियरली यहाँ पे रिप्लेसमेंट और रिपेयर वाला पूरा पॉइंट कवर भी हो गया है। अब आते हैं सर, अगर एक आदमी आरसीएम में कोई खरीद रहा है चीज़ और सामने वाला आदमी अनरजिस्टर्ड है, तो याद करो मैं डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम कोई गुड्स या सर्विसेज लेता है तो खुद बिल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि जब वो इनवॉइस रेस करेगा तो जो आईटीसी लेगा वो भी खुद के इनवॉइस पे लेगा। सर सेल्फ इनवॉइसिंग पढ़ा था हम लोगों ने, यस। तो उस केस में उसकी टाइम लिमिट क्या काउंट होगी? जहां से सामने वाले ने सर्विस दी है वहां से वो अगले साल का 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न देखना है, कि जिस फाइनेंशियल ईयर में मैंने वो सेल्फ इनवॉइस बनाया है वहां से देखना है। तो पहले तो सेक्शन 16 अगर पढ़ा जाए तो क्या बोलता है? द टाइम लिमिट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी इज 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनवॉइस इज इशूड। तो अगर जीएसटी वालों ने सामने वाले को इनवॉइस ना बनाने की जगह मुझे इनवॉइस बनाने का बोला है, तो बताओ वो इनवॉइस जिस समय मैं सेल्फ इनवॉइसिंग करूंगा वहां से मुझे टाइम लिमिट काउंट होगी, ना कि जब से मैंने सर्विस ली है वो। तो अगर मैंने इनवॉइस रेज मान लो मार्च में सर्विस ली और इनवॉइस सेल्फ टाइम लिमिट के अंदर अप्रैल में मैंने इनवॉइस रेज कर दिया जो मेरी टाइम लिमिट के अंदर अंदर था, तो आप मुझे बताओ उस केस में मेरे को फाइनेंशियल ईयर नया लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना, द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी अंडर द प्रोविजन ऑफ 16(4) विल बी द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनवॉइस हैज बीन इशूड बाय द रेसिपिएंट। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सेल्फ इनवॉइस की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक और क्लैरिफिकेशन है, और एक क्लैरिफिकेशन है कि जब कोई भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स डाली जाती तो उसमें डक्ट्स बनाए जाते हैं, मैन होल्स बनाए जाते हैं, जहां पे वो रिपेयर कर सकते हैं, जहां पे एक जगह सारे डक्ट्स होते हैं, जहां पे मैन होल्स मतलब जहां पे इनके जो वर्कर्स हैं वो जाके उसको रिपेयर मेंटेनेंस का काम करते हैं। उसके लिए अलग अलग जैसे ड्रेनेज के डक्ट्स होते हैं ना, वैसे ही फाइबर ऑप्टिक केबल्स के भी डक्ट्स बनाए जाते हैं कि अभी वायरिंग कट गई या कोई वायरिंग चेंज करनी है तो उन डक्ट्स में जाके वो लोग उनकी वायरिंग और ये सब चीज़ें चेंज करते हैं। तो पूरा रोड के अंदर या ऊपर से फाइबर ऑप्टिक केबल जाती है पर उनके अलग अलग डक्ट्स बनाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या डक्ट्स टेलीकम्युनिकेशन टावर का पार्ट बनेगा कि प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट बनेगा? क्योंकि अगर प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट बनेगा तो उसके कंस्ट्रक्शन पे आईटीसी मिलेगी, अगर ये टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट बनेगा तो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगी। तो इसका क्लैरिफिकेशन बहुत क्लियरली बोलता है कि जो डक्ट्स और मैन होल्स बनाए गए हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाने के लिए वो टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं है, वो टावर्स ही नहीं है। और प्लांट एंड मशीनरी क्लियरली सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन टावर के कंस्ट्रक्शन की बात करती है। तो जो डक्ट्स और मैनहोल्स बनाए गए हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाने के लिए उसे प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका काम प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड ही है। उसमें बहुत सारी मशीनरी, जनरेटर्स, वायरिंग्स, ये सब लग के ही वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स का पूरा नेटवर्क बनता है। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और डक्ट्स एंड मैनहोल्स जो बनाए जाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन पे आईटीसी भी मिलेगी। तो ध्यान रखना 17(5) में ब्लॉक्ड है टेलीकम्युनिकेशन टावर का ब्लॉकेज, पर मैनहोल्स और डक्ट्स जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाने के काम में आने वाली चीज़ है उसे वो लोग टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं मानते हैं और उसके ऊपर आईटीसी मिलती है। तो उसको प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ है और उसे आईटीसी के लिए एलिजिबल माना जाएगा। सो इट इज ए इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगला क्लैरिफिकेशन बहुत सिंपल है, आपको पता होगा तो हमने पढ़ा था कि यार फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है प्रेमाइसेस का, कुछ केस में रजिस्ट्रेशन के पहले और बाद में भी हो सकता है। तो वहाँ पता है फिजिकल वेरिफिकेशन के रूल में एक छोटी सी लाइन लिखी थी, वो लाइन बस काट दी गई है। उन्होंने लिखा था कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो उस पर्सन का रहना बहुत जरूरी है जिसका नाम पे रजिस्ट्रेशन है, पर वो लाइन उन्होंने हटा दी। उसका प्रैक्टिकली रीजन समझो, अब 30 डेज में उनको फिजिकली वेरीफाई करके पूरी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन अप्रूवल करनी है और वहाँ पे सब कुछ सही मिला पर आदमी नहीं है, तो बताओ क्या फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं दे पाएगा ऑफिसर, क्योंकि ऑफिस पर्सन प्रेजेंट नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ है, बीमार है, आउट ऑफ इंडिया है, पर उनकी बाकी सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है कि यार नहीं मुझे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है जो भी है, पर मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो क्यों नहीं कर सकता हूँ जाके?
उस ओनर का, उस रजिस्टर्ड आदमी का वहाँ पे प्रेजेंट होना क्यों जरूरी है जिसने एप्लीकेशन फाइल की है। सो ऑफकोर्स वो लाइन उन्होंने काट दी और उन्होंने बोला नहीं, आप फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के पहले जो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करता है उनका करोगे, जो रिस्क बेस्ड आपके रेड फ्लैग में आता है उनका करोगे, और अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है तो किसी और का भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं तो उस केस में अगर रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है तो 15 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है, और अगर रजिस्ट्रेशन होने के पहले फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है तो जो 30 दिन का टाइम लिमिट है उसके एटलीस्ट 5 डेज प्रायर उनको ये रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है, फोटोग्राफ और वेरिफिकेशन रिपोर्ट के साथ में। क्या वहाँ पे पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी है? जी नहीं, उस फिजिकल वेरिफिकेशन में पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। वापस बता रहा हूँ, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद हुआ तो 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है ऑफिसर को, और फिजिकल वेरिफिकेशन अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के पहले हो रहा है तो ओवरऑल टाइम लिमिट है 30 दिन का, तो एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज, उसके एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज पहले आपको इसकी पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है और पोर्टल पे ऑनलाइन अपलोड करनी रहती है। सो दिस इज रिगार्डिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। एक क्लैरिफिकेशन था, एक अमेंडमेंट था कि उस पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है जो बंदा फिजिकल वेरिफिकेशन करवा रहा है, जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है वो बंदा वहाँ रहे, वो ज़रूरी नहीं है। ये वाला रूल मैं बहुत इजीली बता चुका था कि आपको रजिस्ट्रेशन आने के 45 दिन के अंदर बैंक अकाउंट अटैच करना रहता है। वो टाइम लिमिट चेंज हो गई है, 45 डेज की जगह 30 डेज है। रिसेंट बैच वालों को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, पर पुराने बच्चों सब सुन लो। जो 45 दिन में बैंक अकाउंट अटैच करना होता था रजिस्ट्रेशन आने के, अब वो टाइम लिमिट चेंज हो गई। कितनी हो गई है? 30 दिन की टाइम लिमिट हो गई है। ये भी मैं बता चुका था, वापस बता रहा हूँ, अगर बैंक अकाउंट आपने 30 दिन में अटैच नहीं किया तो पता है क्या होगा? 30 दिन में 30 दिन और एक और क्लॉज उसमें, नॉट ओनली 30 डेज, उन्होंने लिखा है 30 डेज और पहला GSTR 1 भरने से पहले आपको बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ेगा। मतलब GSTR 1 भरने और 30 दिन जो भी पहले आ जाए उसके पहले आपको बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ेगा। तो वापस बता रहा हूँ, 45 डेज की टाइम लिमिट चेंज होके ये हो गई है कि 30 दिन और GSTR 1 फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर, उसके पहले आपको ये बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ेगा। सर नहीं किया तो उस केस में क्या होगा? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसने बैंक अकाउंट विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 1 और 30 डेज अगर उसने नहीं किया तो उसके पास एक मेल जाएगा कि भैया क्यों ना तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाए, और अगर आपने उसके बाद 30 दिन के अंदर प्रॉपर जवाब नहीं दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर दिया जाएगा। अगर आप प्रॉपर जवाब दे देंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना, सस्पेंशन का रूल है और फिर कैंसिल भी हो सकता है। इन दैट केस द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन व्हाई माई रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल्ड within 30 days, and if he is not properly replying ना, department will cancel his registration। सेक्शन 29 लागू हो जाएगा और उसके ऊपर कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स भी लगाई जा सकती है। तो 30 दिन में बैंक अकाउंट अटैच कर दो, या GSTR 1 अपलोड करने से पहले बैंक अकाउंट अटैच कर दो। नहीं दोगे तो आएगा नोटिस, नोटिस का रिप्लाई 30 दिन में नहीं किया तो GST कैंसिल करने का अधिकार रहता है। वॉट इट? वेरी गुड। नाउ एक और चीज में अमेंडमेंट है और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद ये चीज हम क्लास में डिस्कस करने से रह गए थे। रेवोकेशन होता है, सेक्शन 30 के अंदर पढ़ा था। क्या टाइम लिमिट थी रेवोकेशन की? 30 दिन। नाउ द टाइम लिमिट इज एक्सटेंडेड टू 90 डेज। 90 डेज नॉर्मल टाइम लिमिट 90 दिन हो गई 30 दिन की जगह, और एक्सटेंशन 180 दिन तक और हो सकता है। तो टाइम लिमिट ध्यान रखना। रेवोकेशन की हमने पढ़ा था कि सब चीज़ें ठीक करके रेवोकेशन एप्लीकेशन 30 दिन में फाइल करनी है, वो 30 की जगह उसको कर दो 90। 30 की जगह कितना कर दो? 90। 90 डेज में आपको रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और 180 डेज का एक्सटेंशन भी वहाँ पे मिल जाएगा। रूल 81 कुछ काम का नहीं है आपके। हाँ, ये अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लास में वैसे बता रखा है बच्चों को, वापस बता देता हूँ। सेक्शन 24 पढ़ा था हमने रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर कोई बंदा अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का डीलर है तो उसको कंपलसरी GST नंबर लेना है इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। अब वो रूल चेंज हो गया है और सेक्शन 24 में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है, वो अमेंडमेंट पढ़ लो क्या है। अगर कोई बंदा किसी भी ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर रहा है, अदर देन वो 95 वाले जहाँ पे RCM लगता है उसको छोड़ देते हैं, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जहाँ पे TCS लगता है। ई कॉमर्स अदर देन 95 पे TCS लगता है। अगर आप किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो और आप ये डिक्लेरेशन दे दो कि भैया पहली बात तो मैं इंटर स्टेट नहीं बेचूंगा, स्टेट के अंदर ही बेचूंगा, ठीक है, और आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, हो गया सर। तो आप जाइए पोर्टल पे और पोर्टल पे जाके वहां से आप ले लीजिए एक एनरोलमेंट नंबर जो कि बिना GST नंबर के मिल जाएगा आपको,
और अब आप उस एनरोलमेंट नंबर के बेस पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बिना जीएसटी नंबर के रजिस्टर हो सकते हैं। शर्त यह है कि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आप इंटरस्टेट नहीं करोगे। ध्यान रखना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट बिना एनरोलमेंट नंबर के आपको लिस्ट नहीं करेगा। पहले बिना जीएसटी नंबर की नहीं करता था, अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट को बोला कि ठीक है भैया तो जीएसटी मत ले, उनका जीएसटी कंपलसरी हटा देते हैं हम, एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। मतलब आपको इंटीमेट तो करना पड़ेगा जीएसटी वालों को कि भैया मैं ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहा हूँ बट मैं इंटरस्टेट नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो। दूसरा, मेरा रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, जो भी 10, 20, 40 लाख की लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको मिलेगा एक एनरोलमेंट नंबर और एनरोलमेंट नंबर के बेस पे आप जाके लिस्ट हो सकते हैं बिना जीएसटी नंबर के। सेक्शन 24 मतलब अब उन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से बाहर करता है जो ई कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हैं, पर शर्त ये है इंटरस्टेट नहीं बेच सकते और आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। गॉट इट? वेरी गुड, नाइस। अब एक छोटा सा पॉइंट खास नहीं है, मैंने आपको बताया था कि गुजरात में अभी एक मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कि लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक तरीके से करेंगे। उसको बढ़ा के वो पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश भी ले गए। नॉट यूजफुल फॉर आर एग्जाम पर्पस। पहले वो गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट चालू हुआ था कि भैया जहाँ पे उनको रिस्क बेस्ड असेसमेंट लगेगा और जहाँ लगेगा कि यार आदमी थोड़ा डाउटफुल है तो उस बेस पे उसका फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे। वो गुजरात में चालू हुआ था, पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में भी बढ़ा दिया है, पर वो हमारे लिए कुछ काम की बात नहीं है। ई इनवॉइसिंग की लिमिट 5 करोड़ है, कब से ही 5 करोड़ हो चुकी है। मैं सब लोगों को वैसे भी 5 करोड़ लिखवा चुका हूँ, जिनको 10 करोड़ याद है चेंज कर देना, 2023 से भी 5 करोड़ हो चुकी है इनवॉइसिंग की लिमिट। अगला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55। हमने क्या पढ़ा था इनवॉइसिंग में कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे इनवॉइसिंग नहीं लगती। यहां क्लैरिफिकेशन कुछ और है। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, रजिस्टर्ड है फॉर टीडीएस पर्पस, मैं उसको कुछ सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे ऊपर इनवॉइसिंग लगेगी नहीं लगेगी? पहली बात बताओ, हमने ऐसा कहीं एग्जाम्पशन पढ़ा कि अगर एक आदमी गवर्नमेंट को सप्लाई करे तो इनवॉइसिंग एग्जम्प्ट हो जाएगी? जी नहीं। एक आदमी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और वो इनवॉइस बना रहा है तो वहां पे इनवॉइसिंग नहीं लगता है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, मैं एक ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा हूँ जो कि टीडीएस में रजिस्टर्ड है, तो क्या मुझे इनवॉइसिंग लगेगी नहीं लगेगी? ऑफकोर्स लगेगी, रजिस्टर्ड तो है ना। तो B2B सप्लाई हो गया, B2B सप्लाई हो गया तो इस केस में इनवॉइसिंग लागू होगी। सामने वाला गवर्नमेंट है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको इस केस में इनवॉइसिंग लगेगी। तो लास्ट में लाइन लिखी हुई है, The registered person whose turnover exceed the limit of 5 crore is required to issue e-invoice for the supplies made to government who is registered under section 51. Of course B2B सप्लाई मानी जाएगी और इस केस में उसके ऊपर e-invoicing डेफिनेटली लगाई जाएगी। Got it? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्लैरिफिकेशन है इंटरेस्ट को लेके। अरे बहुत ही ईजी, हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन है। अगर मैंने कोई भी गलत आईटीसी क्लेम कर ली है ना, सुनना ध्यान से, रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी को लेके इंटरेस्ट का क्लॉज है, सुनना ध्यान से। फर्स्ट केस क्या बोलता है, वेदर इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिवर्सल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर रूल 88B, whether the balance of ITC available in the electronic credit ledger under the head of IGST need to be considered or total ITC available under the heads of। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लो मैंने गलत आईटीसी ले ली है ना, आईजीएसटी गलत आईटीसी ले ली 20,000 रुपए की, तो वो रिवर्स करनी पड़ेगी। पर सर मेरे पास आईजीएसटी की खुद की आईटीसी 5,000 ही पड़ी है और 15,000 कोई दूसरी आईटीसी पड़ी है, सीजीएसटी पड़ी है, एसजीएसटी पड़ी है, तो जो मुझे, हम बोलते हैं ब्याज कितने पे लगता है, तो हम बोलते हैं यार आपकी 20,000 की टोटल आईटीसी गलत है, उसमें से 15,000 तो आपने यूज़ ही नहीं करी, तो यूज़ 5,000 ही करी, तो हम बोलते हैं 5,000 पे ब्याज लगाओ। लेकिन अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि साहब आपके पास में 20,000 की आईटीसी थी आईजीएसटी की, और आपने उसमें से 5,000 रुपये की आईटीसी पड़ी है और सीजीएसटी एसजीएसटी की आईटीसी आपकी पड़ी हुई है, तो क्या वो भी माइनस होगी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनना क्या। Since the amount of ITC available in ECL under the heads of IGST, CGST can be utilized for payment of liability of IGST, it is the total ITC in ECL under the head of together to be considered for calculation of interest under rule 88B. वाओ, उन्होंने बोला कि अगर आपको मान लो 20,000 रुपये की ITC रिवर्स करनी है IGST की, और आपके पास में 5,000 रुपये की IGST, 10,000 रुपये की CGST रखी हुई है, तो आपको 15,000 रुपये तो आपके पास पड़े हुए ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये के ऊपर ही ITC देनी पड़ेगी।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर आईजीएसटी क्रेडिट मैंने रॉन्गली अवेल कर ली और बाद में उसको रिवर्स करना पड़ रहा है, तो जितना मेरे पास में टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा है उतने पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, चाहे आईजीएसटी का खुद का बैलेंस कम हो, पर मेरे पास अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का बैलेंस रखा हुआ है और वो मैंने यूटिलाइज नहीं किया तो मुझे उतने पे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। अरे पर हाँ, अगर ओवरऑल ही बैलेंस कम पड़ जाए और उसके बाद आपको रिवर्सल आ जाए तो फिर ऑफकोर्स डिफरेंस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि अगर आईजीएसटी का क्रेडिट मेरे को रिवर्स करना है लेकिन मेरे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट भी पड़ी हुई है, तो उतना अमाउंट आपको फिर डायरेक्टली रिवर्स कर देना है अपनी लेजर में से और उसको पे नहीं करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आपको कोई ब्याज भी देने की जरूरत नहीं है। तो टोटल ईसीएल का बैलेंस देखेंगे, नॉट ओनली आईजीएसटी, टोटल ईसीएल का जो सीजीएसटी एसजीएसटी का बैलेंस है वो जोड़ के अगर अमाउंट कम पड़ता है तो ही आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने और दिया है। फाइनली एक और डिटेल्स ऑफ टीसीएस फर्निश्ड बाय ई कॉमर्स टू बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू ओनली रजिस्टर्ड सप्लायर। अरे वाह, सिंपल है। हमने अभी क्या पढ़ा कि ई कॉमर्स के थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्सन भी बेच सकता है, अभी हल पढ़ा। लेकिन उनका जो टीसीएस कटेगा क्या वो उनके किसी लेजर में जाएगा? प्रैक्टिकली सोचो, उनका टीसीएस कहाँ जाएगा? ऑफकोर्स उनका टीसीएस उनके लेजर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनका जो टीसीएस है वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। क्यों अट्रैक्ट नहीं करेगा? क्योंकि हमने एक चीज़, मुझे बताओ, टीसीएस का प्रोविजन क्या था? टीसीएस का क्लॉज ये था कि कंपनी टीसीएस काट रही इसलिए ताकि सामने वाला आदमी बचे हुए अमाउंट पे जीएसटी भर दे। आज आपने बोला कि भैया जो सप्लायर है उसको जीएसटी भरना ही नहीं क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, तो उसका टीसीएस काटना पड़ेगा क्या? तो क्लॉज क्या है? अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो कि अनरजिस्टर्ड हैं ई कॉमर्स में बेचने के बाद भी, क्योंकि उनके पास वो इनरोलमेंट नंबर आ गया है। उनमें अमेंडमेंट क्या आया रूल 67 के अंदर? उन्होंने बोला सप्लायर बाय द अनरजिस्टर्ड पर्सन डू नॉट अट्रैक्ट एनी टीसीएस। Retail of tax collected source under 52 furnished by the available only to the registered on the common portal। सिर्फ रजिस्टर्ड आदमी के लिए टीसीएस कटेगा और उन्हीं को उनके कैश लेजर में दिखेगा। जो अनरजिस्टर्ड आदमी के थ्रू अमेजॉन गुड्स बेच रहा है उस पर टीसीएस नहीं काटा जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वापस बोल रहा हूँ। अमेजॉन जो अनरजिस्टर्ड लोगों को अपने थ्रू लिस्ट कर रहा है और उनके थ्रू जो माल बेच रहा है उसके ऊपर टीसीएस नहीं डिडक्ट करेगा, उनका टीसीएस नहीं कटेगा। मतलब टीसीएस में अमेंडमेंट आ गया कि हम ओवरऑल जो अमाउंट आएगा उसमें से पहले अनरजिस्टर्ड डीलर्स का अमाउंट अलग कर देंगे, बाकी अमाउंट पे ही 1% टीसीएस जो है वो डिडक्ट करके या कलेक्ट करके पे करेंगे। क्योंकि टीसीएस का पर्पस टैक्स लेना नहीं था, टीसीएस का पर्पस था ट्रांसपेरेंसी, कि 1% ले लेंगे तो बचा हुआ 17% देना ही पड़ेगा। तो उस 1% को तब लेना है जब 17% देने की लायबिलिटी, अगर बचे हुए 17% देने की लायबिलिटी नहीं है तो उस 1% को देने की भी जरूरत नहीं है। तो इस केस में फिर टीसीएस अट्रैक्ट नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो अमेंडमेंट है हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये अमेंडमेंट रूल 88D से रिलेटेड है। तो पहले रूल 88D क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये एक नया रूल है उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लास में नहीं पढ़ा, बाकी मैंने क्लास में रूल पढ़ाया था, फिर भी सुन लो। बहुत चांस है जब जब नए रूल आए ना, 88A, 88B, 88C हर बार एग्जाम में आया, तो इस बार 88D नया रूल है, तो 88D भी एग्जाम में आने के पूरे चांस बनाता है। क्या बोला है इस 88D के अंदर? रूल 88D बोलता है, यहां से पढ़ते हैं, वेदर द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन ए रिटर्न for a tax period under GST 3B exceeds the ITC available to such person under 2B। अगर एक आदमी ने 2B से ज़्यादा की ITC 3B में क्लेम कर लिया, अब पोर्टल को तो दिख रहा है कि 2B पे दिख रहा था 1 लाख और 3B में आदमी ने ले लिया 1,20,000, 1,40,000 और हर महीने यही कर रहा है। पोर्टल को तो दिख रहा है कि ITC जितनी 2B में थी उससे ज़्यादा लेना अलाउड ही नहीं था, लेकिन भाई साहब ने उससे ज़्यादा की ITC ले ली। अब पता है पोर्टल ऑटोमेटिकली क्या करेगा? आपके ईमेल एड्रेस और आपके पोर्टल के लॉगिन पे एक नोटिस भेजेगा, एक इंटीमेशन भेजेगा, और इंटीमेशन ये है कि भैया जो डिफरेंस अमाउंट है चुपचाप पे कर दे। तेरे 2B में आईटीसी दिख रही है 1 लाख की और तेने 3B में क्लेम कर ली 1.5 लाख की, तो 50,000 रुपये कहाँ से लेगा भैया? तू क्यों ले लिया? तू उसको वापस पे कर दे विथ प्रॉपर इंटरेस्ट। और अगर तू नहीं कर रहा है तो तू हमें रीज़न दे कि भैया तूने एक्सेस आईटीसी क्यों क्लेम कर ली। क्या कोई पुरानी आईटीसी रह गई थी इसलिए क्लेम कर ली, या पुराना कोई अमाउंट था इसलिए क्लेम कर लिया, और रीज़न दे 7 दिन के अंदर। तो या तो 7 दिन में पे कर या 7 दिन में हमको रीज़न दे। अगर तूने पे कर दिया तब तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। आपको पूरा का पूरा आपका पोर्टल मतलब वैसा का वैसा चलेगा। आपका पे कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, या रिप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो मतलब पोर्टल पे जो चल रहा था वो एज इट इज़ चलता रहेगा। जैसे इंटीमेशन आता है वो पे कर दे अमाउंट विद इन द 7 days और रिप्लाई कर दे।
लेकिन अगर उसने 7 दिन में पे नहीं किया और उसने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया तो फिर उसके ऊपर सीधे ऑफिसर डिमांड ऑर्डर निकाल देगा सेक्शन 73 74 में। एक्चुअली डिमांड ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब ऑफिसर की तरफ से डिमांड ऑर्डर आ जाता है तब आपके ऊपर टेढ़ी उंगली से घी निकाला जाता है। मतलब सरकार फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी और साथ साथ में प्रोसिक्यूशन के प्रोसीडिंग्स तक भी लगा सकती है। फिर टेढ़ी उंगली कर दी सरकार ने, 73 74 लगा दिया, मतलब टेढ़ी उंगली कर दी सरकार ने। अब तुम नहीं दे रहे हो ना शांति से, तो हम तुम्हारा पैसा कहीं से भी निकलवा लेंगे। तो या तो तुम 7 दिन में चुपचाप वो जो एक्सेस है वो टैक्स विथ इंटरेस्ट भर दो, नहीं भर रहे हो तो फिर पेनल्टी भी अट्रैक्ट हो जाएगी अगर सेक्शन 73 74 में केस चला गया तो ये एक और क्लॉज था जो रिटर्न में अपने को ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ है, अगर रूल 88 भी अट्रैक्ट होता है तो ये तो चलो ठीक है, बाद में डिमांड ऑर्डर आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन रूल 88 डी ने अगर आपके ऊपर अट्रैक्ट कर दिया, मतलब आपको नोटिस आ गया, इंटीमेशन आ गया कि भैया ये टैक्स भरो और आपने वो 7 डेज में नहीं भरा, तो आपको पता है क्या होगा? इन दैट केस उस बंदे को GSTR 1 या IFF फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी। मतलब वो बंदा GSTR 1 और IFF फैसिलिटी नहीं यूज कर पाएगा जब तक वो रूल 88D के अंदर वो टैक्स प्रॉपरली ना भर दे। या सेम केस बैंक अकाउंट के केस में भी लगता है, अगर आपने बैंक अकाउंट को फर्निश करना था 30 दिन के अंदर और नहीं किया तो सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड होगा तो ऑफकोर्स आप GSTR 1 और IFF फैसिलिटी का यूज़ वहाँ पे भी नहीं कर पाओगे। तो दो केस में आपकी GSTR 1 और IFF फैसिलिटी वापस ब्लॉक हो जाती है, एक तो रूल 88D का नोटिस आने पर और एक वैलिड बैंक अकाउंट विद इन द टाइम लिमिट अटैच न करने पे भी आपका GSTR 1 और IFF फैसिलिटी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये दो और क्लॉजेज हैं जो रिटर्न्स के अंदर हो गए हैं ऐड, और ये हमारे सारे के सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं कवर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 45 पेजेस के अमेंडमेंट को मैंने बहुत शॉर्ट में फटाफट सारी चीज़ें बता दी है। आप इस PDF को एक बार डाउनलोड करके फटाफट रीड कर लेना, मैगजीन रीडिंग, और मेन पॉइंट्स को कॉपी में लिखना चाहो तो शॉर्ट में 2-3 पेज में शॉर्ट में रिकैप करके इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आगे। और ये मेरे अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन भी सारे